अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सीमल एहसान। हार्ट टॉक के एपिसोड पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर अकरम, प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, नेशनल डिफेंस हॉस्पिटल लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम बात करते हैं सितंबर की, तो हर साल बैनुल-अक़वामी सतह पे वर्ल्ड हार्ट डे यानी दिल के अमराज के लिए एक दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे हम लोग दिल की बीमारियों से बचने, उनकी रोकथाम के आगाही के बारे में बात कर रहे होते हैं। आज अगर हमसे बात करें दिल की बीमारियों के बारे में, तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि दिल की बीमारियों में मुब्तला करने के ऐसे कौन से अवामिल हैं जो उनको इस बीमारी में मुब्तला कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वर्ल्ड हार्ट डे का जिक्र किया। आपको बताता चलूँ कि 29 सितंबर एवरी ईयर जो है वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पे वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की तरफ से सेलिब्रेट की जाती है, और इस दफ़ा का थीम यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट है, जो कि वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर 2023 का थीम है। What is the purpose of this World Heart Day celebrations? इसका मकसद क्या है बेसिकली, और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। इसका मकसद अवेयरनेस है, और अवेयरनेस फॉर पब्लिक, क्योंकि जो फिजिशियंस हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनमें तो अवेयरनेस फिर भी है, बट आम पब्लिक को अवेयरनेस देना कि हार्ट डिजीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है और उनसे किस तरह बचा जा सकता है। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि हार्ट डिजीज़ हमारे लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये सुन के हैरत होगी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जिनमें कि हार्ट अटैक्स और भी शामिल हैं और स्ट्रोक्स भी शामिल हैं, दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। यानी कि अगर अमवात देखी जाए दुनिया भर में जो सालाना होती हैं, उसमें सबसे ऊंचा ग्राफ में जो नंबर है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक का है, और तकरीबन 31% से 35% अमवात वर्ल्ड वाइड जो है वो सिर्फ हार्ट डिजीज़ या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से होती हैं। और आखिरी एस्टिमेट्स के हिसाब से तकरीबन 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ अमवात वर्ल्ड वाइड जो है वो सिर्फ हार्ट डिजीज़ की वजह से हुई, और पाकिस्तान में ये तादाद तकरीबन 3 से 3.5 लाख अमवात पर ईयर है। इसकी निस्बत अगर आप दूसरी बीमारियाँ देखें जो कि नॉन कम्युनिकेबल हम डिजीज़ कहते हैं, पीपल आर स्केयर्ड ऑफ कैंसर्स, लोग बड़ा परेशान होते हैं जी, कैंसर, एड्स, फिर आपको पता है कोविड का स्केयर था, आपको सुन के हैरत होगी, उनकी अमवात की शरह इससे बहुत कम है। और इवन पाकिस्तान में तकरीबन आपको याद है कि जब कोविड था तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 300 के अराउंड पर डे डेथ्स थी, और उसका कितना स्केयर था, जबकि अगर हम अपने एस्टिमेट्स देखें तो 1000 से 1200 डेथ्स पर डे पाकिस्तान में सिर्फ हार्ट डिजीज़ से हो रही हैं। सो सबसे पहली इम्पोर्टेंस बात यह है कि हम इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करें और पब्लिक को बताएं कि हार्ट डिजीज़ इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, और उससे बचाव के लिए आपको डिफरेंट एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब यही हुआ कि ये वो चीज़ है या वो एक बीमारी है जो सबसे ज़्यादा आप में पाई जा सकती है या आप जिसका शिकार हो सकते हैं, तो यकीनन उनसे बचना इम्पॉर्टेंट है, और ये अगर आप उसके बारे में आगाह होंगे तो यकीनन आप बेहतरीन इक़दामात उठा सकेंगे जिससे आप इन बीमारियों से बच सकेंगे। तो सर ऐसे अब कौन से अवामिल हैं, अगर हम अपने टॉपिक पे आएँ तो ऐसे कौन से अवामिल हैं जो एक मरीज़ को, बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को दिल की बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर 2 किस्म के अवामिल हैं, एक को हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं और एक को नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। सबसे पहले नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो है एज के साथ जो है फीमेल्स जो है अबव 55 और मेल्स अबव 45 रिस्क बढ़ जाता है। फिर मेल्स में बजाते खुद रिस्क ज़्यादा है, एज के साथ रिस्क बढ़ जाता है। फिर फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी फैमिली में पेरेंट्स में बहन भाइयों में अगर रन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर एट अ हाई रिस्क। सो ऐसे अशखास जिनकी एज 50 प्लस और फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली दे आर एट अ हाई रिस्क, और उनको ज़्यादा एहतियाती तदाबीर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, आप कुछ इसका कर नहीं सकते एक्सेप्ट के आगे सेकेंडरी प्रिवेंशन की तरफ आप तवज्जो दें। द सेकेंड थिंग इज जिसका सबसे ज़्यादा एम्फोसिस हमारा वर्ल्ड हार्ट डे पे होता है वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसे अवामिल जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके अपने हाथ में है, और उसके साथ आप दिल की तकलीफ से बचाव कर सकते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट जो आप हम लेते जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट इज हाइपरटेंशन, यानी कि बुलंद फिशार खून, जिसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। दूसरा शुगर, और ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें शुगर की जो शरह जो है अलार्मिंगली हाई हो रही है। उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल,
لیولز یعنی کہ چکنائی کا زیادہ استعمال اس کی وجہ سے ہائی کولیسٹرول لیول، پھر اسموکنگ یعنی کہ آپ کے سگریٹ پینے والے اشخاص، ایون فیمیلز میں اب یہ شرح بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بعد سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی کہ کم چلنا پھرنے کی عادت یا موٹاپا. سو یہ 6 امپورٹنٹ ماڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے ٹو پریونٹ اس فرام ہارٹ ڈیزیزز. بالکل سر، آپ نے مختلف عوامل بتائے جو کہ ہمیں دل کی بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں ذیابیطیس میں، ذیابیطیس کس طرح سے دل کی بیماریوں میں اضافہ کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ذیابیطیس جو ہے ایک ہم اس کو کہتے ہیں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ رسک فیکٹرز. اس سے زیادہ امپورٹنٹ رسک فیکٹر یہ ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا جس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان اور انڈیا شامل ہے، اس میں اوور دا لاسٹ ڈیکیڈ یعنی کہ آخری 10 سالوں میں سب سے زیادہ پرسنٹیج جو انکریز ہے وہ اسی سائڈ پہ آیا. اور ایون انڈین سب کانٹیننٹ، انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بھی پاکستان اس وقت لیڈ کر رہا ہے فار نیو نمبر آف ڈائبیٹکس. اور ڈائبٹیز جو ہے اوبویسلی اس کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی امپیکٹ ہے اس کا ڈائبٹیز کا دل کی بیماریوں میں مبتلا کرنے کا، انڈائریکٹلی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو آپ کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈس آپ کی بڑھ جاتی ہے. ڈائبیٹکس جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ کا کولیسٹرول کے علاوہ جو ہے بلڈ پریشر کا انسیڈنس زیادہ ہے. سو اٹس اے کلسٹر آف رسک فیکٹرز جس میں، اور ساتھ ڈائبیٹکس آپ کو پتہ ہے موسٹلی اوبیس ہوتے ہیں، اوور ویٹ ہوتے ہیں، اور ان کا ہپ ٹو ویسٹ سرکمفرنس جو ہے جس کو ہم میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں وہ ایشو زیادہ ہے ان میں پریولنٹ ہے. تو اس لیے ڈائبٹیز بذات خود اٹس اے ویری امپورٹنٹ رسک فیکٹر. بالکل، اس کا مطلب یہ ہے جو آپ ملٹیپل عوامل بتا رہے تھے اس میں سب سے امپورٹنٹ ہی ذیابیطیز ہے، کیونکہ یہی کولیسٹرول بھی کر رہا ہے، یہ بلڈ پریشر کو بھی کاز کر سکتا ہے، جو الٹیمیٹلی ہمیں دل کی بیماری کی طرف لے کے جاتا ہے. ڈائبٹیز امپورٹنٹ ہے بٹ اوبویسلی ہر رسک فیکٹر ہی امپورٹنٹ ہے. اسموکنگ بذات خود، بلڈ پریشر، مگر آپ بہت سے پیشنٹس میں صرف ایک رسک فیکٹر وہ کیری نہیں کر رہے ہوتے. آپ کو پتہ ہے ایک اسموکر کو شوگر بھی ہو سکتی ہے اور بلڈ پریشر دونوں. جتنے زیادہ رسک فیکٹرز آپ کیری کریں گے اتنا انسیڈنس، مطلب فرض محال ایک بندہ جو ہے اس کا وزن زیادہ ہے، اس کے بعد وہ اسموکر بھی ہے، اس کو شوگر بھی ہے اور اس کو بلڈ پریشر بھی ہے، اور یہ 4 بیماریوں کے ساتھ بھی آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. مگر فرض محال آپ کی اسموکنگ کی ہیبٹ ایسی ہے کہ آپ 1 سے 2 پیکٹ لے رہے ہیں، اور شوگر اگر آپ کو اور بلڈ پریشر اگر ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہے، HbA1c آپ کا 9-10 پہ ہے، بلڈ پریشر آپ کا بہت ہائی ہے، تو دین اوبویسلی سو کنٹرول از ویری امپورٹنٹ اف یو ہیو اے رسک فیکٹر. تو بیسکلی مقصد یہی ہے ساری چیز کا، ایکسرسائز کا، ورلڈ ہارٹ ڈے کا، کہ آپ کو بتایا جائے کہ بلڈ پریشر کے ویلیوز کیا ہے نارمل، کولیسٹرول کی ویلیوز کیا نارمل ہے، شوگر کی کیا ویلیوز نارمل، اور کس طرح آپ ان کو نارمل ویلیوز پہ ود جو ڈائٹ، ایکسرسائز اور ادویات کے ساتھ آپ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل بالکل سر. اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی پریونشن کی طرف، اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے ہم نے کہا ڈائٹ میں چینج، خوراک میں، غذا میں ہماری تبدیلی، تو ایسی کون سی تبدیلی ہمارے جو لسنرز ہیں، ویورز ہیں، ان کو آپ بتائیں گے کہ وہ اپنی خوراک میں تبدیلی لے کر آئیں جس سے وہ ان کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ایک وہ شوگر کی ہم بات کرتے ہیں، بلڈ پریشر کی بات کرتے ہیں، یہ سیکنڈری پریونشن میں آتی ہے کہ ایک دفعہ آپ کو شوگر، بلڈ پریشر ہو گیا، ہائی کولیسٹرول، تو آپ اس کو کس طرح کنٹرول کر لیں. ڈائٹ اور ایکسرسائز کا سیکنڈری پریونشن کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ ہے. سیکنڈری پریونشن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف ہو چکی ہو اور پھر آپ اس کو موڈیفائی کریں اور کنٹرول کریں. اور سیکنڈری پریونشن میں ڈائٹ اور ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے، مگر اس سے زیادہ امپورٹنس اس کی پرائمری پریونشن میں ہے. میننگ وہ ہے کہ آپ اگر اچھی ڈائٹ اور ایکسرسائز تھیم فالو کر لیں تو شوگر اور بلڈ پریشر اور ہارٹ ڈیزیز ہونے کا امکان ہی بہت گھٹ جاتا ہے، یا اگر ہوگا بھی تو بہت لیٹر ان دا لائف. سو میرے حساب سے یہ پرائمری پریونشن کا ایلیمنٹ جو ہے یہ سیکنڈری پریونشن کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے فار ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ہے ینگر پاپولیشن میں خاص طور پہ اس وقت چائلڈہڈ اوبیسٹی سے ہم سٹارٹ لیں بہت بڑھ گئی ہے. آج سے 30-40 سال پہلے سکولز میں بڑے لانس ہوتے تھے، سپورٹس ہوتی تھی، پر آپ کو پتہ ہے آج کل سکولز میں جو ہے دیر آر نو لانس. بچے جو ہے پہلے آؤٹ ڈور گیمز بہت کھیلتے تھے، اب بالکل آؤٹ ڈور گیمز کا نہیں بلکہ ویڈیو گیمز کا اور موبائل گیمز کا جو ہے فیشن ہے. اور اس کے بعد پہلے سائیکلنگ ہوتی تھی، پارکس میں لوگ جاتے تھے، پیدل چلتے تھے. اب تمام چیزیں جو ہے کار اورینٹیڈ ہو گئی ہیں، ایون موٹر سائیکلس پہ جا رہے ہیں. سو بہت کم ایکسرسائز ہے، اور ایز پر HA گائیڈ لائنس ایٹ لیسٹ فار اے ہیلدی لائف اسٹائل خاص طور پہ ایڈلٹس میں
कम से कम आपको 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक डेली करनी चाहिए। दूसरा रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज के साथ जो दूसरी चीज़ आप फेस कर रहे हैं वो ओबेसिटी यानी कि वजन का बढ़ना है। सो मोस्ट ऑफ द आर पॉपुलेशन जो है वो ओवरवेट होती जा रही है। जो आइडियल वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो हम बताते हैं वो 105 या सेंटीमीटर यानी कि 35 इंच का हम कहते हैं कि मेल्स में, और 30 इंच फॉर फीमेल्स जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस होना चाहिए। बट आपको पता है कि फॉर एन एडल्ट जबकि आपको, और 40 के ऊपर हम कहते हैं कि डेफिनेटली या 40 इंच पे जो है आपको ओबेसिटी होगी। मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज ओबीस, उसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है। जहाँ तक डाइट का ताल्लुक है, हमारे डाइटरी हैबिट्स बहुत अनहेल्दी हो गए। आज से 30-40 साल पहले बहुत लाइफस्टाइल सादा था, दाल हर घर में रोज़ रात को पकती थी और मुर्गन ग़िज़ाओं का बहुत कम फैशन था। मगर अब आप देख लें कि बहुत ज़्यादा मुर्गन खानों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। रेस्टोरेंट्स जो है किसी भी किस्म के आप देखें वहाँ आपको रश नज़र आएगा। फास्ट फूड्स जो है वो ख़ास तौर पे अपसाइज करके उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी और हाई कोलेस्ट्रॉल, फिर सीरी पाए मगज़ ओजरी, इस तरह के आपका जो हार्ड फूड है वो आपको बहुत देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है ये चीज़ बटर उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। जबकि जो आइडियल डाइट है जिसको कि हम कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट, दैट इज़ रिकमेंडेड। आपके जो फूड जो आपका एक आप खाना खा रहे हो उस पर कम से कम 2/3 ऑफ द जो आपका वो पोर्शन है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। इट शुड बी फुल ऑफ सैलड्स, सब्जियां आप लें, सैलड्स, टेक प्लेंटी ऑफ इट, टेक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, और उसमें विटामिन्स हैं, उसमें तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और उसके बाद आप टेक लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इस वक्त हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है इवन फैट से ज़्यादा डेंजरस है, और इवन शुगर जो आप लेते हैं तो शुगर को हम कहते हैं कि इट्स अ स्वीट पॉइजन। सो आजकल एम्फोसिस सबसे ज़्यादा अदर देन फैट्स, जो कि हम सैचुरेटेड फैट्स पे बात करते थे, कार्बोहाइड्रेट्स पे है कि जितना आप कार्बोहाइड्रेट्स कम लेंगे उतना हार्ट डिजीज या बाकी कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। सो टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली वॉक for at least 5 days a week, waist circumference for males less than 35 और females less than 30 inch ideally। उसके बाद जो है आपकी डाइट जो है full of vegetables and सब्जियां और less of saturated fats। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें हमारे जो नॉर्मल अभी पेशेंट्स नहीं है, जो नॉर्मल हमारे आवाम है, अगर उनको कहें कि अगर ब्लड प्रेशर या शुगर या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, क्योंकि आपने कहा कि अर्ली डायग्नोसिस भी होती जा रही है पेशेंट्स में, तो ऐसी कोई रिकमेंडेशन उनके लिए है कि उनको तब अपना चेकअप करवाना शुरू कर देना चाहिए कि वो बीमारियों की तरफ जाने से बच सकें? एब्सोल्युटली। मैं 2-3 चीज़ें आपने पूछी और उसको मैं सिंप्लीफाई करके बता दूं। सबसे पहले आपने ब्लड प्रेशर का बात बताई, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं। आज से कुछ साल पहले तक 140/90 से ऊपर हम कहते थे कि ब्लड प्रेशर आप डायग्नोज करें, मगर आजकल गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है। द आइडियल ब्लड प्रेशर हैज़ टू बी 120/80, और लोगों का ख्याल था कि जी जैसे एज बढ़ती है तो उसके साथ ब्लड प्रेशर 150/90 का भी शायद एक्सेप्टेबल है, विच इज़ नॉट राइट नाउ। So 120/80 as per AHA guidelines is the ideal blood pressure, और 130/80 से ऊपर हम डेफिनेटली कहते हैं कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट कर दें अदर देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो जहाँ तक ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस जो है पाकिस्तान में तकरीबन 17% के करीब जो है अर्बन एरियाज में है, और 21% के करीब जो है कंबाइंड जो है ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस पाकिस्तान में है। जहाँ तक आपने पूछा कि ब्लड प्रेशर किस तरह, तो हम हमेशा कहते हैं कि जो स्कूल क्लिनिक्स जो है सबसे पहले दे शुड बी द फर्स्ट वन जो कि स्क्रीन करे फर्स्ट सेकेंडरी हाइपरटेंशन। कुछ एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, मगर कुछ ब्लड प्रेशर है जो चाइल्डहुड में हो जाता है, और वो सिर्फ उसी सूरत में डिटेक्ट हो सकता है कि आप स्कूल लेवल पे ब्लड प्रेशर डिटेक्ट कर लें। उसके बाद एसेंशियल हाइपरटेंशन है। वैसे तो इंटरनेशनली जो है हायर एज ग्रुप में, बट पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ बैड डाइटरी हैबिट्स हम देख रहे हैं कि 30s के अंदर भी 40s के अंदर भी बहुत कॉमन है। सर एक ना आजकल पैशन आया हुआ है वेपिंग का। वेपिंग कहते हैं कि अभी स्मोकिंग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो पी रहे हैं वो कहते हैं वो सेफ है, वर्सेस द सिगरेट्स जो नॉर्मल है। ये किस हद तक सच मानी? ये सिर्फ बहाना है जी। पहली बात तो ये है कि आपको इस आदत को छोड़ दे। वो वेपिंग जो है उस पर भी डिपेंड करता है, वो सिर्फ फ्लेवर्ड है, बट कुछ में जो है वेपिंग में निकोटिन कंटेंट इवन जिसमें मेरे शीशा को इवन मोर देन दैट, जो कि आप नॉर्मल स्मोकर्स सिगरेट में तो ऑब्वियसली बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है वेपिंग। और बल्कि आजकल ये जो ना सोशलाइजेशन के लिए वेपिंग एंड दिस शीशा
ऑब्वियसली बिल्कुल आपको रुकना है इससे, क्योंकि ऑब्वियसली वेपिंग का डिपेंड करता है कि उसके अंदर फिलर्स क्या डाल रहे हैं। ये तो जस्ट फ्लेवर्ड होते हैं, बट अदरवाइज दे हैव यूजुअली हाई कंटेंट ऑफ टोमेटो। अगर हम अपनी आज की डिस्कशन को समराइज करें तो आपकी स्मोकिंग, मोटापा, एक्सरसाइज का ना होना, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये कुछ ऐसे अवामिल हैं जो आपको इस आपकी दिल की बीमारियों की कॉम्प्लिकेशंस में बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे ले जाते हैं। तो एहतियात, क्योंकि हम बार बार कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है, और एक हमने बात की कि जितना जल्दी आप इस चीज की तशखीस करवा लें उतना बेहतर है कि आप उससे बच पाएंगे कॉम्प्लिकेशन से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, एंड ऑब्वियसली मतलब इट वाज अ प्लेजर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि prevention is better than cure. तो बेसिकली दैट इज द अल्टीमेट गोल, यानी कि हम आपको अवेयरनेस दें। एंड आई एम थैंकफुल टू सीसीएल फार्मा जो कि एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू जो है हेल्थ केयर अवेयरनेस स्पेशली विद रिगार्ड टू हार्ट डिजीज वो कर रही। एंड आई एम श्योर कि द ऑडियंस जो भी सुन रही है अगर वो थोड़ा सा भी मैसेज उससे गेन कर लें तो इंशाल्लाह ताला, इवन इफ अगर आपका शुगर ब्लड प्रेशर भी है, आप सिर्फ यू कैन जस्ट कंट्रोल इट, एट कंट्रोल करके यू कैन जस्ट लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल और आप हार्ट डिजीज से बिल्कुल बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।